बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मौजूदा वक्त में सियासी धुरी पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि अयोध्या में राम के मंदिर की नींव पड़ने के बाद से ही सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों ही दलों ने अपने आप को ब्राह्मणों के सबसे बड़े हितैषी के तौर पर पेश करना शुरू किया। लेकिन अब जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में ब्राह्मणों को लेकर गैरों के विरोध का सामना करने वाली बीजेपी के लिए अब बीजेपी के ही एक विधायक ने सवाल दागे हैं। ऐसे में देश की सबसे बड़ी सियासी जमीन पर छिड़ी ब्राह्मण सियासत की ये जंग का क्या होगा अंजाम, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस मंच के जरिए चर्चा होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। सबका साथ सबका विकास। जी हां, वैसे तो जाति की राजनीति को सभी मना करते हैं, लेकिन इनके इकरार से इनकार भी कोई नहीं करता। यूपी में ब्राह्मण वोट की चाहत में तमाम पार्टियां दुलाल लुटा रही हैं, लुभावनी बातों से लुभा रही हैं। इधर छुट्टी और मूर्ति के बाद ब्राह्मणों के लिए बीमा योजना भी सामने आई है। वहीं सुरक्षा के सवाल पर सरकार अपने ही विधायकों के कटघरे में खड़ी है। आज इसी मुद्दे पर होगी महापंचायत। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। अमित पुरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रेमकांत तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, राजपाल कश्यप, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर हिलाल नकवी, प्रवक्ता कांग्रेस, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे। ब्राह्मण पर नई नई बात और अपनों का अपनों पर ही वार, क्या कहता है? देखिए, इसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। बाकी तो घटनाक्रम सारे पुराने हैं। कौन मूर्ति लगाएगा, कैसी मूर्ति लगाएगा, किसकी छोटी होगी, किसकी बड़ी होगी, परशुराम जयंती पर छुट्टी, और ये सब जो ऐसे प्रकरण हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके। आज इसमें दो घटनाक्रम नए जुड़े इस परिदृश्य पर। पहला, भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी को अचानक से अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार राज्य में ब्राह्मणों के लिए जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा लाएगी। मैं तो जब उनका बयान पहली दफा देखा मैंने, तभी मैं समझ गया कि ये तो संभव नहीं किसी सरकार के लिए, वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, लेफ्ट की हो, राइट की हो, किसी की हो, मध्य मार्गियों की हो, वामपंथियों की हो, दक्षिणपंथियों की हो, इससे कोई फर्क नहीं। संविधान के मुताबिक ये संभव नहीं कि ब्राह्मणों के लिए बीमा, कायस्थों के लिए इंसेंटिव, राजपूतों के लिए निःशुल्क भोजन, ऐसा थोड़ा ना हो सकता। और ऐसा कैसे संभव संवैधानिक व्यवस्था में? 2-3 घंटे हंगामा मचा और कुछ उन विधायक जी की डांट फटकार भी हुई होगी, तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। हालांकि जब पहले उन्होंने घोषणा की थी तो कहा था कि सरकार इस पर बहुत जल्दी निर्णय लेगी, प्रस्ताव तैयार हो रहा है। तब वो वहां तक गए कि प्रस्ताव तैयार हो रहा है। ऐसा लगा उनकी बात से कि प्रस्ताव तैयार करवाने में उनकी भूमिका है। बाद में उन्होंने हाथ झाड़ लिया, बोले ना भाई, ये तो मेरे मन की इच्छा थी, चलो ठीक। उससे भी बड़ा एक घटनाक्रम घटा, और यह घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। उनकी ही पार्टी के एक सुल्तानपुर के एक विधायक ने 20 तारीख से जो सत्र हो रहा है विधानसभा का, उसके लिए विधानसभा सचिवालय को एक अपना प्रश्न भेजा, जिस प्रश्न में आश्चर्यजनक ढंग से यह पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के अब तक के कार्यकाल में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, कितनों के अपराधियों को सजा हो पाई, कितनों को असलों के लाइसेंस मिले और कितनों को लाइसेंस निरस्त कर दिए। जी, ये चौंकाने वाला घटनाक्रम है। इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस पर असहज होगी। आपके विधानमंडल दल का सदस्य यह बात कहां पूछ रहा है? विधानसभा, विधानमंडल दल की बैठक में पूछे आदमी लोकतंत्र के अधीन आएगा। क्या अभिव्यक्ति की आजादी है? ठीक है, पूछ रहे हैं। उन्होंने तो विधायक होने के चलते जो विशेषाधिकार प्राप्त होता है सदन के सदस्य को, उसका उपयोग करते हुए सरकार से लिखत पढ़त में पूछ लिया कि भाई बताओ। मुझे लग रहा है ये जो घटनाक्रम है, ये बीजेपी के अंदर की जो खदबदाहट है उसकी ओर इशारा करता है। खदबदाहट तो है, इससे तो इनकार नहीं हो सकता।
उसके क्वांटम पर विवाद हो सकता है कि कितनी बड़ी खदबदाहट है या छोटी खदबदाहट है, लेकिन कुछ तो चल रहा है, और जो कुछ चल रहा है उसी का मुजाहिरा है यह सवाल। अन्यथा किसी अपनी पार्टी के विधायक को यह पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह प्रश्न ही अपने आप अपनी सरकार के प्रति एक वो जताता है कि मेरी सरकार का प्रदर्शन ठीक नहीं। यह भाव परिलक्षित होता है इस प्रश्न से ही, अन्यथा इस प्रश्न का अस्तित्व ही नहीं आता। ऐसी परिस्थिति का निर्माण क्यों हुआ उत्तर प्रदेश में? जो बात विपक्ष कह रहा था वही बात अगर आपके पार्टी का विधायक कहने लगेगा तो विपक्ष की बात तो काटी जा सकती है किसी भी तर्क से, लेकिन जब अपना कहे तो क्या तर्क दीजिएगा? और इस प्रश्न का क्या उत्तर आएगा नहीं आएगा, सरकार जाने, विधानसभा अध्यक्ष जाने, हृदय जी। लेकिन यह प्रश्न तो सैकड़ों साल सचिवालय में जिंदा रहेगा। यह प्रश्न तो कहीं नहीं जा सकता। जो गोली छूट गई बंदूक से वो वापस नहीं आ सकती। अब यह विधानसभा के सचिवालय की प्रॉपर्टी हो गई और यह हमेशा रहेगी। यह परिस्थिति मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के लिए तात्कालिक तौर पर तो चिंता पैदा करने वाली है। प्रेमकांत तिवारी जी, ये घटनाक्रम, बीमा वाली बात तो वो मस्खरियापन ज्यादा लगा था मुझे, जो द्विवेदी जी लाए थे। मैं उनके उसको ही देख के जान गया था कि ये तो भाई जी ने कहां से ले आए हैं। दोपहर होते होते उसका ताप खत्म भी हो गया। लेकिन ये जो विधायक महोदय है सुल्तानपुर के, जिन्होंने ये जो प्रश्न पूछा है, आपको लगता है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण के नाम पर जो सियासत है हो रही है तेजी से, यह प्रश्न उस सियासत को और तेज करेगा और बीजेपी के संदर्भ में अगर बात करें तो बीजेपी को असहज करेगा? अमिताभ जी, आपने बहुत सही बात पूछी है। और पहले तो मैं भी, जब ये मालूम हुआ मुझको कि मुद्दा ये रखा जा रहा है कि बीमा वाली बात कही गई है, उनके मेडिकल और उनके परिवार के सपोर्ट के लिए ये सब बातें, तो मेरे भी जहन में आया कि ये कौन सा मुद्दा है और किस पर बहस होने जा रही है। लेकिन धीरे धीरे अमिताभ भाई, आपके ऊपर कुछ ऐसा भरोसा हो चला है कि मैंने सोचा जरूर इससे कुछ तत्व जरूर निकलेगा जी। अब उसके बाद में ये सुल्तानपुर के लंबुआ के विधायक जो है, उन्होंने ये प्रश्न जो है वास्तव में पूछ लिया और औपचारिक रूप से पूछ लिया। तो आपने जैसे कहा कि ये प्रॉपर्टी हो जाएगी और इस पर सवाल होगा और ये सवाल हमेशा रखा रहेगा, तो मैं जरूर ये समझ रहा हूं कि ब्राह्मण के नाम पर प्रदेश में अब राजनीति होने लगी है। बिकरू कांड था, बिकरू कांड में हम लोगों ने यहीं पर बहस में भाग लिया था और ये कहा भी था कि भाई अपराधी अपराधी है और उसको ब्राह्मण और किसी चीज में क्यों जाति में मत बांटिए, ठीक बात। बल्कि ये भी देखना चाहिए कि उसने कितने ब्राह्मणों का कत्ल किया और कितने ब्राह्मणों को मारा, मरने वाला ब्राह्मण और ये मारने वाला ब्राह्मण। तो वो बात तो एक बिल्कुल अलग हो गई। अब एक बात हमको जरूर समझ में आ रही है कि चूंकि गुलाबी जाड़ा जैसे कहते हैं, ये गुलाबी जाड़ा जब शुरू होता है तो हम जाड़े की तैयारियां शुरू कर देते हैं, अपने ऊनी कपड़ों को निकाल के धूप दिखा देते हैं और कुछ और चीजों के बंदोबस्त करने लगते हैं। तो उसी तरीके से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसमें एक अच्छा खासा थिंक टैंक होता है और उस थिंक टैंक के हिस्से हमारे साथ में भी बैठे हुए हैं ये अमित पुरी जी, मैं मानता हूं कि ये भी पूरे तौर से 24 घंटे राजनीति के बारे में सोचने का काम ये भी करते हैं जी। तो इनसे भी मुझको समझना है, क्योंकि हमको इतना समय नहीं मिल पाया कि इनसे पूछते कि भाई ये आपकी पार्टी क्या कर रही है। लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी
ब्राह्मणवाद के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसमें अपनी कोई न कोई हिस्सेदारी रखना चाहती है। जी ठीक बात। और रखना चाहती है तो इस लिहाज से एक इनके थिंक टैंक का एक ये कारनामा हो सकता है कि किसी से ऐसा सवाल भी करवा दिया और बाद में अनुशासन के नाम पर, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास के नाम पर ये बात जो है बाद में आई और गई हो जाएगी। जी तो अभी तो हमको ये ठीक है तिवारी जी, हिस्सा लग रहा है। मैं अमित पुरी जी के पास चलता हूं। ठीक है ब्रह्मकांत जी, मैं अमित पुरी जी के पास ही चलता हूं। दो छोटी टिप्पणी करते हुए, एक तो भाजपा ने देखा कि बस जो है वो खड़ी हुई है ब्राह्मण एक्सप्रेस, तो उसने कहा सब चढ़ गए, हम तो चढ़े नहीं, तो उसने कहा खिड़की से झोला फेंक दो, गमछा फेंक दो, कम से कम सीट तो रहे। तो ये गमछा फेंकना है। रही बात उनका उमेश द्विवेदी का, जो ये बीमा पॉलिसी लाए थे, उनको तो मैं ये कह के वो करता हूं, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि कोरोना के चलते देश में बड़ा अवसाद है प्रदेश में। हो सकता है उस अवसाद में कहीं उस झोंक में वो ऐसा फार्मूला ले आए हो कि ब्राह्मणों का मेडिक्लेम कराएंगे, और ब्राह्मणों का बीमा कराएंगे, और वजीफा कराएंगे, नाना प्रकार का हो सकता है। इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया कि चलो भाई छोड़ो, अब इस पर ये चर्चा ज्यादा करने की जरूरत नहीं। लेकिन पुरी साहब, अगर आपका विधायक लिखत पढ़त में ये सवाल कर रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय गृह मंत्री वो जवाब दे, नंबर 1 2 3 4 5 सवाल पूछ रहा है, वो सारे सवाल लोडेड हैं, उन सारे सवालों का पॉलिटिकल मैसेज है, और इधर कुआं उधर खाई, जवाब ना दो तो बवाले जान, जवाब दो तो भी बवाले जान। पुरी साहब, ऐसी स्थिति क्यों बनी? ठीक अमित जी, अमिताभ भाई आपने रख लिया, अब मैं कहता हूं। जी बिल्कुल। जहां तक मेरी जानकारी है, आज पंडित जसराज नहीं रहे। जी हाँ। और पंडित जसराज ने आज भीमसेन जोशी जी के साथ एक सुर बनाया था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो बने सुर तुम्हारा। और मुझे लगता है सबका साथ सबका विकास की कल्पना भी कुछ उसी तर्ज पे थी, क्योंकि पंडित जसराज आज नहीं रहे, इसलिए मेरे दिमाग में मानस पटल पे वो विषय आया। ठीक बात है। अब मैं सीधे सीधे आपके विषय पे आता हूं। आपने कहा कि ब्राह्मणों की बस उत्तर प्रदेश में चल रही थी, भाजपा ने भी अंगोछा डाल दिया। जितना मुझे स्मरण आता है, आजादी के बाद से जनसंघ जब बना और भारतीय जनता पार्टी भी जब बनी, हमने बहुत साल इस बात के लिए, हमारे विरोधियों ने कहा ये तो ब्राह्मणों बनियों की पार्टी है, शहरों वाली पार्टी है, घटतोलों की पार्टी है, चित्त पावन ब्राह्मणों की पार्टी है। ये हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स हमको तमगे दे करके नवाजते थे, हम नहीं कहते थे, वह अपने आप से ऐसा बोलते थे। तो इसलिए कोई कहीं गमछा उमछा नहीं रख रहा है। अब जिसका जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब मैं आता हूं उस मूल मुद्दे के ऊपर कि विधायक जी ने एक प्रश्न कर दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, लोकतंत्र के अंदर संसदीय प्रणाली में प्रश्न होते के साथ वो विधानसभा सचिवालय का हिस्सा हो जाता है। तारांकित अतारांकित बनने कैसा भी बने तो वह सदन की संपत्ति हो जाता है। यह विधानसभा अध्यक्ष को देखना है कि वो किस विषय के अंतर आच्छादित होता है या नहीं। लेकिन अगर हम सवाल को ही लेकर के स्केप्टिकल हो गए कि यह बीजेपी के खिलाफ है, तो मैं इसके दूसरे रेमिफिकेशंस की तरफ भी रोशनी डालता हूं। कोई उसे स्वीकार करे अस्वीकार करे, यह उसका विशेषाधिकार है, मैं उसे कंपेल नहीं कर सकता। जहां तक आर्म्स एक्ट में लाइसेंस मिलने का सवाल है, वो जाति के आधार पर नहीं दिया जाता, आपराधिक घटनाओं पर अपराध भी इसी तरह। लेकिन अगर हम मान लें कि इसका जाति के आधार पर भी गणना होनी है, उत्तर आ रहा है, विधायक जी ने अपेक्षित किया, उनकी अभिलाषा है, उनका विशेषाधिकार है सदन में पूछने का, और मान लीजिए उत्तर ऐसा आता है, एक फर्ज है कि साहब इस सरकार में इतने लाइसेंसेस दिए गए, इतने दिए गए, और सप्लीमेंट्री में विधायक जी पूछ ले कि बाकी पार्टियों में कितने दिए गए, तो अभी चेहरा साफ होने की स्थिति नहीं आ जाएगी। फिर चर्चा नहीं होगी कि नीरज मिश्रा का सिर
फर्रुखाबाद कन्नौज की धरती पे क्यों काटा गया था, जहां अखिलेश जी सांसद हुआ करते थे? वो कितना बड़ा ब्राह्मण प्रेम था कि नीरज मिश्रा का सिर कटी लाश निकाली गई थी। तमाम सारे सवाल उठेंगे, तो सवाल कहीं पर अंत नहीं होते। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर विधायकों का अपना विशेषाधिकार है सवाल पूछना, लेकिन अच्छा होता कि विधायक लोकतंत्र में लोकलाज से ही लोकराज चलता है। अगर सबके बारे में अपराध कितने घटित हुए और सबको लाइसेंस कितने मिले, कितने के रोके गए, हाईकोर्ट ने आदेश किया था तब क्यों रोके गए, फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्या स्थितियां बनी, तमाम तर पहलू है। अगर सवाल को व्यापकता में रखा जाता तो मैं मानता हूं कि सदन के अंदर जब हम जाते हैं और शपथ लेते हैं कि मैं सभी प्रकार के व्यक्तियों के प्रति न्याय करूंगा बिना भय या पक्षपात, बिना राग या द्वेष के, तो कल्पना संविधान की यह है कि आप व्यापक हित में सभी के लिए सवाल पूछें, और उसमें से किसी के बारे में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो आप सप्लीमेंट्रीज में रेस करके पूछ सकते हैं। तो सवाल अगर व्यापकता में होता तो अच्छा है, लेकिन यह कोई असहमति का स्वर है या इसमें कोई कुलबुलाहट है, ऐसा मैं मानता नहीं। लेकिन राजनीति में कुछ भी होगा, लोग उसके नितार्थ और भावार्थ लगाएंगे, यथार्थ कुछ भी हो लगाना भी चाहिए, पूरी साहब लगाना भी चाहिए। मैं और ठीक है, मैं डॉक्टर हिलाल नकवी के पास चलूंगा। ठीक है, अमित पुरी जी ने जो बात कही उससे आगे मैं एक बात और जोड़ देता हूं। थोड़ा बहुत साल हमको भी हो गया ये संसद की कार्रवाई देखते हुए, तो जैसे कार्रवाई संसद की है वही वैसे ही विधानसभा की है, वही परंपराएं हैं, वही व्यवस्थाएं हैं, वही नियमावली है, वही प्रश्नकाल है, वही शून्यकाल है। तो 20-25 साल मैंने संसद को चूंकि देखा, इसलिए मैं अंदाज लगा लिया कि इस प्रश्न का क्या होगा। हिलाल नकवी साहब, मेरा तजुर्बा कहता है इस प्रश्न पर उत्तर आएगा, महोदय जाति के आधार पर इस तरह की गणना नहीं रखते शासन, इसलिए इन प्रश्नों का इसका प्रश्न ही नहीं उठता इसके लिए। ठीक, धन्यवाद, कथा समाप्त, उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और टेक्निकली ही सरकार दुरुस्त भी होगी, शासन वो कहेगा ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, दलित, ओबीसी इस आधार पर नहीं रखते हम। आपकी सरकार में नरसिंह राव के समय सुशील शिंदे जब गृह मंत्री थे तो वो एक दिन हाउस में बता गए कि भाई दंगे में इतने ब्राह्मण, इतने हिंदू मरे, इतने मुसलमान, तो बवाल हो गया था। बोले जवाहरलाल जी के समय से आज तक किसी ने नहीं बोला इतने हिंदू इतने मुसलमान, आपने कैसे बोल दिया? फिर कांग्रेस को वापस लेना पड़ा उस मसले को, बोले भाई गलती हो गई। तो यहां से तो सरकार एक लाइन का उत्तर दे देगी कि ऐसी कोई गणना नहीं रखी जाती जाति के आधार पर। टोटल मरे पूछो तो बता दे, टोटल अपराध कितने हुए वो बता दे, टोटल लाइसेंस कितने निर्गत हुए वो बता सकते। फिर कैसे होगा मामला, हिलाल नकवी जी? जी अमिताभ भाई, देखिए अमित पुरी साहब जो है वो बहुत ही बड़े, बहुत सुलझे हुए और बहुत मंझे हुए प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने हिलाल भाई एक मिनट, हिलाल भाई एक मिनट रुकिए, आपको बता रहे उमेश द्विवेदी खुद जुड़ गए, जरा उनसे एक मिनट बात करना बहुत जरूरी। उमेश जी। जी भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। अरे भाई आपने जो प्रस्ताव दिया है जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, जी इस पे तो बड़ा विवाद हो गया। लोग कह रहे भाई सरकार जाति के आधार पर बीमा कैसे दे सकती है? जी तो ऐसा प्रस्ताव कहां से आया आपके विचार में? जी, हमने तो सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया है। एक तो हमारे बयान को पूरा आप सुने भी होंगे। जी सुनाऊं जी। और ना तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और ना ही उनकी कार्यकारिणी का कोई जो है प्रदेश का या राष्ट्रीय जो है मैं कार्यकारिणी का कोई नेता हूँ और ना ही पदाधिकारी हूँ जी। मैं तो अदना सा एक सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी का। तो हमने जो अपना निजी बयान दिया है वो ये दिया है कि भाई सबके लिए ये होना चाहिए। जो मीडिया से लोग थे तो उन्होंने कहा कि इस समय ब्राह्मणों का बहुत मामला चल रहा है और वो मूर्तियां लगवा रहे हैं, तमाम चीजें काट दी गई हैं। वित्तहीन शिक्षकों को हमने उठाया कि भाई उनके लिए क्या होना चाहिए। तो मेन मामला ये आया कि उन्होंने पूछा कि ब्राह्मणों के लिए अभी क्या आवश्यकता आपको महसूस हो रही है। तो मैंने कहा उनके लिए जो आवश्यकता महसूस हो रही है वो ये महसूस हो रही है कि आज तमाम सारे नौजवान या उनके 2 बच्चे 3 बच्चे हैं,
सर्विस में भी नहीं थे, खेती उनके नाम नहीं है, अगर वो उनकी डेथ हो जाती है तो उनके लिए कोई उनकी विधवा पत्नी के लिए कहीं कोई उपाय नहीं है। आज जो बीमारी जिस तरह से बढ़ रही है, कोरोना भी, इसके पहले भी तमाम बीमारियां चल रही हैं, कैंसर है या किडनी है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, तो उसके लिए कोई बहुत वो नहीं है। तो हम जो कितना उनके लिए कर सकते हैं, और तमाम सारे संगठन कह रहे हैं हम लंबी लंबी मूर्तियां लगा रहे हैं, अच्छी बात है, मूर्तियां लगाई, उसका भी स्वागत है, लेकिन कुछ किस क्षेत्र में काम करिए, हम इस क्षेत्र में कुछ काम करेंगे, ये मैंने कहा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ये विचार आपके मन में क्यों आया और कहां से आया, इसके पीछे की पृष्ठभूमि नहीं, मैं क्या है? 1.5 साल से मैं स्वयं भी ब्राह्मणोत्थान मंच से जुड़ा हुआ हूँ जी। तो जैसे सभी तमाम सारे लोग चला रहे हैं, क्षत्रिय महासभा चला रहे हैं, वैश्य महासभा चला रहे हैं, कुर्मी समाज चला रहा है, यादव महासभा चला रहे हैं, तो वो अगर अपने मेंबरों के लिए बैठ करके चर्चा करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, तो इसमें हमें नहीं लगता है किसी के हल्ला चिल्ला की आवश्यकता है। तो उस रूप में हम जुड़े हुए हैं। अगर हमारी कोई बहन है परिवार की, वो नहीं पढ़ पा रही, उसको अगर हम लोगों ने चंदा करके सहायता कर दिया या किसी का हमने बीमा करा दिया, तो इसमें कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मुद्दा है कि समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा हो या बहुजन समाजवादी के। कि आप ब्राह्मण महासभा जैसे संगठनों के जरिए बीमा कराना चाहते हैं, मेडिक्लेम कराना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं द्विवेदी जी? जी 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 ये भी कहना चाहते हैं। हाँ। और जो लोग कह रहे हैं, खास करके समाजवादी बसपा, इनसे कह रहे हैं भाई जब ये सरकार में थे तो कुछ नहीं कर पाए, जो हल्ला चिल्ला करे ये भी कुछ कराएं। ठीक बात है, ठीक बात है। अभी पूछते हैं जी। धन्यवाद उमेश जी। हिलाल लखवी जी, उमेश द्विवेदी को तो आपने सुन ही लिया सब लोगों ने। हम फिर अपने सवाल पर आते हैं जो विधानसभा में आएगा 20 से जब सत्र शुरू होगा। उस प्रश्न का 99% यही उत्तर आएगा, 1% छोड़ देते हैं। मेरा अब तक का तजुर्बा यही कहता है। फिर पूछने वाला विधायक भी जानता है कि इस प्रश्न का क्या उत्तर आएगा। तब ये प्रश्न पूछे जाने के पीछे, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी बिना पॉलिटिकल इंटेंशन के तो कोई काम नहीं करता। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या पॉलिटिकल इंटेंशन हो सकता है? अमिताभ भाई, अभी हमारे बड़े भाई अमित पुरी साहब ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा, उससे चीजें स्पष्ट होती नजर आ रही है। उन्होंने भी जनसंघ से लेके आज तक की भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का और ब्राह्मण का क्या रिश्ता था उसको पूरी तरह से उजागर किया है। हर जगह के पर उन्होंने बताया कि किस तरह से ब्राह्मण और भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक साथ रहे, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो ब्राह्मणों की पार्टी रही है। ये अपने आप में बड़ा स्पष्ट बताया है उन्होंने कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सोच और क्या वो करने जा रहे हैं। अमिताभ भाई, उसका जवाब आएगा। जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब आएगा। वो सोचा समझा पूछा गया है, ऐसे ही नहीं पूछा गया है। और वो जो जवाब आएगा तो वो आएगा 2006-07 से लेकर के और अभी तक की जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं ब्राह्मणों की, उनका सबका नाम आएगा। एक घटना के बारे में तो अमित जी बता ही चुके हैं, वो दूसरी घटना भूल गए, वो जो साक्षी महाराज की है। आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे अमिताभ भाई, साक्षी महाराज ने किसकी हत्या की थी, किसकी हत्या का आरोप लगा था, वो जाति का कौन था, वो भी जाति का ब्राह्मण था, और आज साक्षी महाराज जी किस पार्टी में है, तो जनता को वो भी याद रहेगा अमित भाई, सिर्फ उनको नीरज मिश्रा का नाम नहीं याद रहेगा। तो अगर आप कहीं से भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ब्राह्मणों के विरोध काम करती रही है, जनसंघ हमेशा ब्राह्मणों के साथ रही है, तो ऐसा नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में इसी तरह से हम बात करें, अगर उत्तर प्रदेश पूछे आपकी इतनी मत सरकार रही तो कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे, सवाल तो ये भी एक आना चाहिए ना कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितने मुख्यमंत्री रहे, उनमें से कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे, और वो ब्राह्मण मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते थे। सवाल एक ये भी उठवा दीजिए वहां पर अपने यहाँ विधानसभा में, इसका भी जवाब आना चाहिए। इसका जवाब कैसे नहीं आएगा? सवाल के जवाब तो सारे आने चाहिए। और ये जो राजनीति है, ये जो टोकनिज्म है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को रख रही है कि हम कैसे ब्राह्मणों के साथ हैं, ब्राह्मण हमारे साथ है, हम ब्राह्मणों की चिंता करते हैं, ये सारा सब टोकनिज्म भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसके अंदर इनको पूरी महारत हासिल है। और हम पूरी तरह से कहते हैं इसका जवाब भी आएगा, और निश्चित रूप से इसके अंदर जो है वो जवाब सिर्फ इतने दिनों का नहीं आएगा 2017 से लेकर के आप कह रहे हैं वो जवाब जो है वो और पहले से लेकर तक सपा बसपा को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा, उनकी सरकारों को भी बिल्कुल शामिल किया जाएगा अमिताभ भाई। उसके ऊपर आंकड़ा तैयार होगा तभी ये सवाल पूछा गया है, ये ऐसे ही सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है। राजपाल कश्यप हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के
नौजवान प्रवक्ता राजपाल कश्यप जी, जो बात हिलाल नकवी साहब कह रहे हैं कि इस सवाल को इसलिए रखा गया है ताकि मायावती जी का कार्यकाल, मुलायम सिंह जी का कार्यकाल और अखिलेश जी का कार्यकाल, तीनों को मिला के भी जवाब दिया जाए, उनको भी समेट लिया जाए। आपको भी ऐसे लगता है क्या? देखिए जी, बीजेपी जुमलों की पिटारे वाली पार्टी है और उसी का एक पिटारे से निकाला हुआ जुमला था और जो आपने देखा कि शाम आते आते वो जुमला खत्म हो गया। जिस तरीके से 15 लाख रुपए आ रहे थे, 2 करोड़ नौकरियां आ रही थी, उसी तरीके से। और जो उमेश द्विवेदी जी हैं, उमेश द्विवेदी जी वित्त विहीन शिक्षकों की राजनीति करते हैं। इनको भी एक पुड़िया दी थी बीजेपी ने, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय दिया था, वो आज तक नहीं बट पाया। इनको पुड़िया दी थी कि आप हमारे दल में शामिल हो जाओ, हमारा बहुमत हो जाएगा और हम आपका वित्त विहीन वाला काम कर देंगे। वो उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया, लेकिन वित्त विहीन का कोई भी काम, उनको एक भी भत्ता या उनको मानदेय नहीं मिला। ये ऐसी पुड़िया वाली पार्टी है कि सबको गुमराह करती है, देती कुछ नहीं है। तो उसी तरीके से मैं तो कह रहा हूं कि आपको करना ही तो सभी जाति का बीमा कर दीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के सभी किसानों का बीमा कर दिया था। आज उत्तर प्रदेश की धरती पे कोई किसान मरेगा उसको 5 लाख रुपए मिलेगा, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया था। तो ये बीजेपी है, मरने का इंतजार करें। अरे जीते जी सम्मान दे दो, अस्पताल में इलाज ठीक से हो जाए, दवाई मिल जाए, कोरोना की इलाज हो जाए। 2-2 मंत्री बेचारे खत्म हो गए, कितने प्रशासनिक अधिकारी, सभी दलों के नेता, जनता, गरीब लोग सब परेशान है। पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा है, लेकिन सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। और सरकार ध्यान हटाने के लिए अभी देखना, अभी विधानसभा सत्र आ रहा, ध्यान हटाने के लिए क्या क्या करेगी, क्या क्या नई योजनाएं बताएगी। तो बीजेपी के पास पूरी तरह से फेल हो गई। हत्या, लूट, डकैती सभी जातियों को हो रही। ब्राह्मणों की तो 650 लगभग लोग बता रहे हैं आंकड़ा है, और सभी दलित, बैकवर्ड सब मारे जा रहे हैं। और बीजेपी के विधायक, 200 विधायकों ने, आपने देखा होगा सदन में आक्रोश व्यक्त किया था, और कई विधायक और सांसद बीजेपी के ही बता रहे हैं ऐसा 300 वर्ष में नहीं हुआ था, ना भ्रष्टाचार हुआ था, न जंगल राज ऐसा हुआ था। इनके बीजेपी के विधायक बता रहे हैं। ठीक है। राजपाल कश्यप, राजेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देर से जुड़े हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं। त्रिपाठी जी, आप लोग अपना संगठन चला ही रहे हो, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस अपना अपना शंख बजा ही रही है। जिसके देखो हाथ में शंख है। अब केवल शंख बज रहा, डमरू और झांझर कोई नहीं बजा रहा, सब शंख बजा रहे हैं। पहले कभी नारा लगा था ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, अब तो सभी शंख बजा रहे हैं, सारे दल। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं पिछले कम से कम 5-7 विधानसभा चुनावों को सामने रखकर जब देखता हूं उत्तर प्रदेश में, तो मैं देखता हूं जिसको बहुमत मिला उत्तर प्रदेश में, उसी के पास सर्वाधिक ब्राह्मण विधायक, जीते हुए ब्राह्मण विधायकों की संख्या थी। इससे पता लगता है कि ब्राह्मण किसी के हाके से नहीं चलता। त्रिपाठी जी, फिर ये कवायद क्यों, पसीना क्यों बहा रहे सब लोग मिलके? जब मायावती जी 208 सीट लेके आई थी तो बसपा में सर्वाधिक ब्राह्मण थे। जब अखिलेश बाबू 225 लेके आए तो सर्वाधिक ब्राह्मण उनके पास जीत के आए थे, और जब भाजपा लेके आई 300 कुछ, तो सर्वाधिक ब्राह्मण इनके पास। तब सब लोग शंख लेके क्यों भाग रहे हो यत्र तत्र सर्वत्र? त्रिपाठी जी। आदरणीय भाई साहब जी, आपका बात एक सही है। अब तक की आजादी के बाद से अब तक की जो भी सरकारें अपदस्थ हुई और जो स्थापित हुई, विशेषतः ब्राह्मण का योगदान रहा है। सवाल ये है, जैसे आपने कहा है कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित हुई उसमें सर्वाधिक ब्राह्मण रहे। अब तक यह
दर्द जो है ये झेल रहा, उसी का दर्द झेल रहा है आज नहीं नहीं, ब्राह्मण। सर्वाधिक, आप गलत समझे महाराज, सर्वाधिक ब्राह्मण मैंने नहीं कहा, उनके एमएलए में सबसे ज्यादा ब्राह्मण हो ऐसे नहीं, उनके पार्टी में बाकी पार्टियों की तुलना में ज्यादा ब्राह्मण जीत के आए, मैंने ये कहा। जी 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 मैं वही कह रहा हूं जी। कि आज जो स्थिति बनी हुई है कि अभी मैं, किसी ने लिखा है कि ब्राह्मण दूल्हा और सारे लोग बाराती, मैंने कहीं टॉपिक देखा है। आखिर में आज कौन सा कारण है कि ब्राह्मण समाज पर डिबेट चल रही है? कारण क्या है? आज ब्राह्मण मेले में गुम हुए अनाथ बच्चे की तरह अपने दर्द को लेकर के प्रताड़ित होकर के चौराहे पर खड़ा है, और जिस पर भरोसा किया, अब तक जिन जिन लोगों पर भरोसा किया, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी लोगों ने छलने का काम किया। अच्छा, तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी तो चुनाव लड़ेगी नहीं यूपी में भैया त्रिपाठी जी, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी तो यूपी में चुनाव लड़ेगी नहीं कि आप उसका कुर्ता पकड़ लो, वो तो लड़ेगी नहीं, लड़ेंगे तो यही ना सब। जी जी, विकल्पहीनता में हमको इन्हीं को चुनना है, इन्हीं के साथ रहना है। तो आज जो दर्द है, आज ब्राह्मणों के आक्रोश पर मरहम लेकर के जो लोग सभी पार्टियां दौड़ रही हैं, लालीपाप दिखा रही हैं, उसमें बीजेपी अब तक कोई अस्पताल बना रहा था, कोई ऊंची मूर्ति बना रहा था, कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री दे रहा था, इसी में बीजेपी भी उपहासपूर्ण एक लालीपाप भेज दिया कि हम गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराएंगे। क्या अब दूसरा टारगेट इनका गरीब ब्राह्मण हो गया? ब्राह्मण को बीमा की जरूरत नहीं है, बीमा तो मरने के बाद लाभदायी होता है। तो क्या अब इसके बाद टारगेट गरीब ब्राह्मण होगा? मेरा सवाल यह है, अब ब्राह्मण को चैन से जीने दिया जाए। बीजेपी ने बहुत दे दिया, इतना दे दिया ब्राह्मणों को कि अब तक की कोई सरकार दिया नहीं, इतना दर्द दिया है। तो अब सिर्फ ब्राह्मण को चैन से जीने दिया जाए। जिस तरह से ब्राह्मण त्रिपाठी जी, एक मिनट, कौन चैन छीन रहा है महाराज? मैं देख रहा हूं अपराध के आंकड़े, एक मिनट बात सुन लो धैर्यपूर्वक, मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूं, लड़ो पार्टी वालों से। मैं अपराध के आंकड़े देखता हूं, मुझे नहीं पता आप लोगों के पास कितने आंकड़े पहुंचते, मेरे पास लगभग उत्तर प्रदेश में कहीं भी छोटी बड़ी घटना होती है उसका विवरण आता जरूर है मेरे पास, तो दिन भर वो देखता हूं तो एक ओवरव्यू बनता है। सभी अपराध किसी जाति विशेष का मसला रहा ही नहीं कभी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई जात ऐसी नहीं जिसका खिलाफ अपराध हुआ ना हुआ हो किसी दिन। 23 करोड़ की आबादी में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और हिंदू समाज की जितनी 576 जातियां सब है। तब क्या करेंगे त्रिपाठी जी? आज इस सरकार की हालात में जो ब्राह्मण झेल रहा है, आप भी देख रहे हैं, सर्वाधिक ब्राह्मणों की हत्या, न्याय से वंचित, उनके मान अपमान को रौंदने का काम इस सरकार में हो रहा है। इसीलिए तो हाय तौबा मचा हुआ है, ब्राह्मणों को लालीपाप दी जा रही है। अब तक इस तरह से क्यों नहीं किया जा रहा है? ब्राह्मण आक्रोशित है, शौक में नहीं आक्रोशित है। आज उन्हें न्याय से वंचित किया जा रहा है, जगह जगह अपमानित किया जा रहा है, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी, एक मिनट, आप मुझे, आखिरी प्रश्न है आपसे, आप मुझे उस जाति का नाम बताइए उत्तर प्रदेश में जिस जाति के किसी व्यक्ति की हत्या नहीं हो रही हो। नहीं हो रही सर, नहीं, टेल मी वन नेम। हो रही है, लेकिन आज की तारीख में 1000 से ज्यादा जाति और 2000 से ज्यादा उपजाति हैं और 3000 से ज्यादा गोत्र, ठीक ना? मुझे एक बता दो कि भैया इनकी हत्या नहीं हो रही, मैं बता दूंगा। साहब सबकी हो रही है, लेकिन सर्वाधिक हत्याएं ब्राह्मण की हो रही हैं। आप देख रहे होंगे, मैं मैक्सिमम घटनाओं में जा रहा हूं जहां उन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल रहा, न तो उन्हें कोई सुरक्षा है, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक, सुरक्षा मिले तो सबको मिले, किसी एक को सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए। सब 23 करोड़ लोग सुरक्षित रहे, प्रयास ये होना चाहिए। उनको जातियों में। अमित पुरी जी, आपने सुना राजेंद्र त्रिपाठी जी को? रिस्पॉन्ड करिए भाई जल्दी से, फिर बाकी लोगों के पास जाऊं। जी, त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि अपराध बाकी सबके खिलाफ छोटे छोटे हो रहे हैं, ब्राह्मण सर्वाधिक पीड़ित है, और इसलिए अब वो रौद्र रूप में आ गया है, और अब वो भिक्षा नहीं मांगेगा, याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, वो ये कह रहे हैं।
बस 3-4 पंक्तियों में ही उत्तर दे देता हूं। जी भारत की शास्त्र व्यवस्था में एक पंक्ति है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने। अलग अलग लोगों के मस्तिष्क में अलग अलग विचार आएंगे और उनका शास्त्रार्थ होने के बाद ही सत्य का प्रतिपादन होता है, और सत्य का तत्व अगर बोध रूप में किसी के पास है तो ब्राह्मण के नाते है, जाति के रूप में नहीं, ज्ञान के नाते। नंबर 1, आप कह रहे हो कि ब्राह्मण के लिए क्या किया। आज मैं इस अवसर पर यह नहीं गिनाता, एक ही बात कहता हूं, सामाजिक सुरक्षा के तमाम मानक जितने केंद्र की इस वर्तमान सरकार ने उठाए और दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं नहीं व्यापा। आयुष्मान भारत की योजना क्या है? आज मैं सुन रहा था लेटेस्ट अमेंडमेंट आ रहा है कि नॉन पुअर सेक्शंस के लिए भी आयुष्मान भारत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हर वर्ग के लिए चिंता हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल रिहॉर्ट्रिक जो है वो तो चलेगा। देखिए अब इसमें शास्त्रार्थ में क्या सत्य निकलेगा ये तो देश काल समय और परिस्थिति बताएंगे। लेकिन मैं एक चीज और कह दूं जी, हिलाल बाद में बोलेंगे, वो उत्तर दे सकते हैं। वो गिना रहे थे कि कमलापति त्रिपाठी और हेमवती नंदन बहुगुणा और पंडित गोविंद वल्लभ पंत और सुचेता कृपलानी को इसलिए नहीं मुख्यमंत्री नहीं बनाया कि वह श्रेष्ठ मानव थे, वह केवल ब्राह्मण थे इसलिए बनाया। यह 27 साल बेहाल का नारा लेके चलते और उनके साथ मिल जाते हैं चुनाव के समय, जिनके लिए 27 साल बेहाली का नारा लगाते हैं। भैया पुरी साहब ठीक है, आपने अपनी बात रखी। हिलाल नकवी से उसका उत्तर ले लो। ठीक है, 1989 के बाद हिलाल नकवी साहब एक चीज और कह दूं, एक चीज और कह दूं जी, नकवी साहब मैं कह रहा हूं कि भारत के सामाजिक ताने बाने पर यह स्टडी जरूर कीजिएगा कि 233 लोकसभा क्षेत्र के हिंदू काउ बेल्ट के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर 1989 के बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान में क्यों नहीं बना? ठीक है, ठीक है। हिलाल नकवी ठीक है, अमित पुरी रुको भाई, हिलाल नकवी जी जोड़ देंगे, रिस्पॉन्ड करिए भाई, सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप इसका। देखिए अमित भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया है और बड़ी अच्छी डेट भी दी है। 1989 के बाद आखिर उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना है? इसका सवाल जो है उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। रही बात इसकी कि जो ब्राह्मण मुख्यमंत्री उससे पहले बने थे तो वो इस वजह से नहीं बने, इस वजह से बिल्कुल नहीं बने थे कि ब्राह्मण हैं, बल्कि इस वजह से बने थे क्योंकि ब्राह्मण लोगों को उनका जो अधिकार था वो उनको दिया जाता था, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई हो, सबको उनका अधिकार और उनकी प्रतिभा के अनुसार उनको आगे लाया जाता था और उसके अंदर जो सबसे आगे निकल करके आता था उसको जो है वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता था। क्योंकि कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति की अगर प्रतिभा को आप नहीं उभारना चाहते, पार्टी के अंदर उसको नहीं उठने देना चाहते, वो किसी जात विशेष का हो, किसी धर्म विशेष का हो, तो अमित पुरी साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उस जाति उस धर्म का व्यक्ति जो है उस पार्टी में अपना सर नहीं उठा सकता है। कांग्रेस पार्टी की यही खूबसूरती है कि उन्होंने सबको जो है वो पूरा मौका दिया और उसके अंदर जो सबसे आगे प्रणब मुखर्जी नहीं उठा पाए, तो बाकी राजनीतिक दल है, अमित भाई हम आपके बीच में नहीं बोले थे, बाकी राजनीतिक दलों ने इस प्रकार के अपने यहां माहौल नहीं दिया जहां के ऊपर सारे जितने भी जाति के लोग हैं वो पूरी तरह से अपनी प्रतिभा का दिखा सके और उनको उनकी प्रतिभा के अनुसार उनको उनके पद पर बैठाया जा सके। ठीक है हिलाल भाई, ये अलग बात है कि जो मुख्यमंत्री बने उस पद के ऊपर बैठने के योग्य वही थे और वो ब्राह्मण थे। तो कांग्रेस पार्टी की उपलब्धता यही है कि उन्होंने किसी जाति धर्म के लोगों को कुचला नहीं, किसी जाति और धर्म के लोगों को आगे बढ़ने से रोका नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी हिलाल भाई ठीक है। प्रधानमंत्री पद से जब हट गए विश्वनाथ प्रताप सिंह तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा, ये मंडल पर चर्चा होने लगी, उस वक्त उनके पास भी काम कम था, तो 5-7 घंटे की बैठकी हुई, तमाम चर्चा हुई। तो वो चर्चा तो अलग का विषय है, एक पंक्ति में राजा मांडा की कोट करके आपके पास ला रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी मुझे कितनी भी गाली दे ले लोग, लेकिन अब इस देश में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाना मुश्किल है। और उन्होंने 10 नाम गिनाए थे मुझे
उसमें एक नाम अशोक गहलोत का भी था, लालू प्रसाद यादव का था, नीतीश का था, मुलायम सिंह यादव थे और दक्षिण तक के गिनाए थे। क्या उन्होंने कहा वो दौर चला गया, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे लोक दल हो, बोले अब संभव नहीं। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुझसे कहा था। क्या ये वही प्रक्रिया है जो दिखाई दे रही है? ये बात बहुत तथ्य वाली है जी, इसमें तथ्य है। वास्तव में वो जो मंडल कमीशन वाला एक मूव चला था, उसके बाद में राजनीतिक परिदृश्य, काऊ बेल्ट का नाम लिया अमित पुरी जी ने, वास्तव में बदल गया और बुरी तरीके से बदल गया। अब वास्तव में समीकरणों की राजनीति में ये दलित और बैकवर्ड, इनका बहुत बड़ा महत्व होने लगा। ये भी है कि सोशल इंजीनियरिंग में ब्राह्मणों का महत्व अभी घटा नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के अमिताभ जी, हम एक बात ये कहना चाहेंगे, 2022 में इलेक्शन होना है और अभी गोमती में तब तक बहुत सा पानी बहेगा, अभी बहुत से समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये तब की क्या बात होती है। आज भी अगर ये कहा जाए, ब्राह्मणों के महत्व की बात कही जाए, तो उत्तर प्रदेश की ही बात आप ले लीजिए। ये कहा जाएगा कि भाई उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, डीजीपी ब्राह्मण है, चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण है और बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर आसीन है सेक्रेटरी होम है, जिनको और भी इंफॉर्मेशन और कुछ और डिपार्टमेंट्स मिले हुए हैं। अवनीश अवस्थी वो भी ब्राह्मण है। तो इस लिहाज से ये भी बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हम किस तरीके से इसको टैकल कर लेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा था कि बस में अंगोछा डाल देने वाला या रुमाल डाल देने वाला, अखबार डाल देने वाला, तो कुल मिलाकर के हम तो ये महसूस करते हैं कि अमित पुरी जी ने प्रकारांतर से एक बात वो कह दी कि बनियों और चितपावन ब्राह्मणों की जो पार्टी है, तो इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि हमारा अंगोछा और रुमाल डालने का मामला नहीं है। हम तो वो जो पत्रकार के लिए आरक्षित सीट होती है, सांसद के लिए आरक्षित सीट होती है, विधायक के लिए सीट होती है, हम वो हक रखते हैं। तो इस लिहाज से अरे भाई, मैंने तो यह कहा कि हमको आपने जीवन भर इस बात के लिए आरोपित किया। मैं अपने आरोप बदलते रहे। राजपाल कश्यप के पास चलूंगा, राजपाल कश्यप के पास चलूंगा। ब्राह्मण के नहीं है। कश्यप जी, कितनी भी अंताक्षरी खेल लो, कोई संगठन बना लो, अगड़ों का, पिछड़ों का, ब्राह्मण का, ठाकुर का, बनिया का, कायस्थ का, किसी कुछ कर लो, लेकिन मैं तो 89 से लेके आज तक देख रहा हूं विश्वनाथ प्रताप सिंह का वो कथन। एक दो अपवाद पूरे देश में कहीं हो गए हो 30-35 राज्यों में तो अलग बात है, वरना जो बात राजा विश्वनाथ प्रताप हमसे कह के गए, उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न सपा कर पाई, न बसपा कर पाई, न कांग्रेस कर पाई, न लेफ्ट कर पाया, न कोई पार्टी नहीं कर पाई। क्या माना जाए? राजनीति का समाजशास्त्र बदल गया। राजपाल जी, हमारी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, हमको बदनाम किया गया। जैसा जी, हमारी पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, हमको बदनाम किया गया। जैसे अमित पुरी जी ने अभी एक आरोप लगा दिया हमारे नेता पे, गोली पानी से भी अंदर नहीं जाए। हत्या में नहीं, नीरज मिश्रा की ये ऐसी बात नहीं करो, बस जात की तो सभी राजनीति कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? अमित पुरी जी ने सीधा आरोप लगाया कि इटावा में नीरज मिश्रा की हत्या हुई। नहीं, नीरज मिश्रा की हत्या हुई, उसमें समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी का नाम और नेताजी का नाम जोड़ा। मैं कह रहा हूं इनके पास, मैं चैलेंज देता हूं, तथ्य हो तो एफआईआर कॉपी दिखाएं, कोई समाजवादी पार्टी के नेता का नाम हो उसमें हत्या में, तो वो चैलेंज के साथ। हमारी पार्टी ने, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हो, जनेश्वर मिश्रा जी किसी यादव के नाम पे पार्क नहीं बनवा दिया, माननीय जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे बनवा दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पे एम्स जैसा हॉस्पिटल बनवा दिया।
पार्क बनवा दिया, जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे गांव डेवलप कर दिए। लोहिया ब्राह्मण नहीं थे, गोद लिए थे गांव, वो बड़े नहीं हो पाए। माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पे गांव हमने डेवलप कर दिए। ये देखिए ये हमको बदनाम किया गया। माननीय नेता अखिलेश जी ने तो कहा सूची ले आओ भर्तियों की, सबकी जाति आगे लिख दो, अपने कार्यकाल की, हमारे कार्यकाल की। ये केवल बदनाम किया गया, केवल इटावा मैनपुरी। हम तो कह रहे सूची ले आओ, अभी केवल भ्रमित करने का काम। जैसे बता दिया 58 एसडीएम यादव हो गए, अरे कहां हो गए, ले आओ ना सूची, अब तो प्रकाशित कर दो, आपकी सरकार है। तो ये इजाजत नहीं दे पा रहा, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। अमिताभ जी प्लीज आदिवासी और ब्राह्मण, ठीक है राजपाल भाई, एक बात अभी प्रेमकांत जी ने कही, उन्होंने कुछ नौकरशाहों के नाम गिनाए, उत्तर प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी का नाम का उल्लेख किया। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि पॉलिटिकल मैसेज जो है ना प्रेमकांत भाई, इलेक्शन को तय करने वाला संदेश, उतना बड़ा संदेश, छोटे मोटे संदेशों की बात नहीं कर रहा, जो इलेक्शन को एक धुरी पर ले आए, उतना बड़ा संदेश भारत का सामान्य जन 3 ही लोगों से समझता है। क्या? वो किसी आम आदमी से पूछो आप, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन, कोई नहीं जानता। फला सचिव कौन, प्रमुख सचिव कौन, कोई नहीं जानता। आप आदमी से पूछो कि भारत में 3 महत्वपूर्ण लोग कौन, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी कहेगा डीएम, सीएम और पीएम, बाकी बोले सब पीछे चलने वाले, उनका कोई मतलब नहीं। क्या ये सच नहीं है? ये सच है, ये खरी बात है। विश्वनाथ प्रताप इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे। ये तो वो भी जानते थे कि जब कैबिनेट बनेगी गहलोत की, तो उसमें 2-4 ब्राह्मण भी होंगे, 2-4 बनिया भी होंगे, ठाकुर भी होंगे, अगड़े भी होंगे, पिछड़े भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, हिंदू भी होंगे। लेकिन मसला यह है कि जो माली है वो चीफ मिनिस्टर है। और उन्होंने मुझसे कहा था कि लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये तमाम लोग जो क्रिएट कर दिए इस दौर ने, बोले अब सब इसके पीछे चलेंगे। इस सत्य को समझना होगा। राजनीति तो सिर गिनने का खेल है, इसमें बुरा भला मानने की क्या बात है भाई? जाति विहीन समाज बन जाए बड़ी अच्छी बात, लेकिन बन तो नहीं सकता ना, अभी न बन रहा है, और न मान लो बन भी या बनने की कोशिश भी हो, तो बहुत सम्मान से कहूंगा, अदब से कहूंगा, हमारे देश के राजनेता ऐसा कभी होने नहीं देंगे। बिल्कुल कि जाति खत्म हो जाए, ऐसा राजनेता कभी नहीं होने देंगे। हर राजनीतिक दल का प्रवक्ता कहेगा हमारी पार्टी जात की राजनीति नहीं करती, लेकिन प्रधानी में भी किसको खड़ा करे उसकी जात का वोट गिनेंगे। मंत्रिमंडल बनता तो जात नहीं आती, विधायक का टिकट देते हैं, इंटरव्यू लेते हो तो उससे जात नहीं पूछते हो, उसकी जात का वोट नहीं गिनते हैं। वहां राज्यसभा देते हो, क्यों? हरिनाथ यादव, ठीक बात, जयप्रकाश निषाद, ये कोई क्राइटेरिया सबको पता लगता है भाई। अब इतनी भी ऐसा नहीं करो कि जनता को कतई बुड़बक समझ लो। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सपा में टिकट लेने वाले मेरे दोस्त, बसपा में टिकट लेने वाले मेरे दोस्त, कांग्रेस में, भाजपा में, वो सब आके बताते नहीं क्या हमको? मायावती जी से मिलने जाइए, पहला सवाल ही होता है कौन हो? बोले गुजर हैं। कहां से लड़ना चाहते हो? बोले लोनी से। लोनी में कितना गुजर है? इतना। अच्छा ठीक है। दलित कितना? इतना। बोले चलो ठीक है, एंट्री दे दो इसको। क्या सच नहीं है? अभी बसपा कोई प्रवक्ता बैठा होता तो वो भी कहता कि हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। ये सबको साथ लेके चलता तो सत्यनारायण कथा हो गई जी। सबने गले में ताबीज डाल लिया कि सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन हमको पता है स्थिति क्या है। और हिलाल भाई की पार्टी के लिए एक बात कहूंगा, वो दौर और था जब पसीना गुलाब था। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नारायण दत्त तिवारी, गोविंद बल्लभ पंत, श्रीपति मिश्रा, हेमवती नंदन बहुगुणा,
द्वारिका प्रसाद मिश्रा सैकड़ों ब्राह्मण रूल कर रहे थे देश भर में। जगन्नाथ मिश्रा बिहार, वो दौर अब नहीं आ सकता ना। उतना तो भारत के राजनीतिक परिदृश्य का अनुलोम विलोम हो गया भाई। अब त्रिपाठी जी मेरी बात से सहमत हो न सहमत हो भाई, देखो मैं तो कड़वी बात कह रहा, सच्ची बात कह रहा। मुख्यमंत्री बनेगा तो सबसे बड़ा कंसिडरेशन यही होगा, बाकी कितना काबिल है नहीं है, अच्छा है बुरा, वो बात की बात है। एक्सेप्शन कोई हो जाए देश भर में, कहीं एक आध राज्य में, छोटे बड़े, वो मैं नहीं कह सकता। जो एक स्वाभाविक शासक पार्टी लोकतंत्र में बनी, जैसे किन दो जातियों ने सब सर्वाधिक मुख्यमंत्री जिनके पास रहे, वो कौन सी दो जातियां थी? ठाकुर और ब्राह्मण। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन? श्री बाबू, है ना। लेकिन लालू के अभ्युदय के बाद कोई ब्राह्मण ठाकुर मुख्यमंत्री तो नहीं हुआ बिहार में। 30 साल 35 साल से ज्यादा का समय बीत गया जी, कोई हुआ क्या? नहीं ना। इसको भी समझना होगा। और मुझे लगता है आप जात को थोड़ा पीछे छोड़िए। मांग ये हो कि अपराध किसी के विरुद्ध नहीं हो। मांग ये करते उमेश द्विवेदी तो मैं साथ खड़ा होता पूरी तरह से कि भाई उत्तर प्रदेश के हर नागरिक का स्वास्थ्य बीमा करा दो, कम प्रीमियम लगेगा। हर नागरिक का जीवन बीमा करा दो। जब सबका होगा तो उसमें सब आ जाएंगे, सारी जातियां, सारे धर्म। अलग अलग रार क्यों? इतना बड़ा दिल तो रखो, इतना बड़ा वो तो रखो। और जो बात, एक आखिरी बात कहूं, जो बात अमित पुरी जी ने कही, मैं उसका क्रेडिट अगर उन्होंने अप्रोक्ष रूप से लेने की कोशिश भी की तो मैं कह दूं, जनसंघ में दो बड़े चेहरे थे। कार्यकारी प्रमुख थे जनसंघ के, अध्यक्ष श्यामा प्रसाद बाबू थे, लेकिन कार्यकारी प्रमुख दीनदयाल जी थे। दीनदयाल उपाध्याय को इस बात से सख्त चिढ़ती कोई आके ये कहे कि मैं पंडित हूं, वो कहते थे इसको बाहर भगाओ, ठीक। और अटल बिहारी वाजपेयी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता था, वो भी उसकी सिफारिश नहीं करते थे जो ब्राह्मण हो, कहते थे ना ना आक्षेप लग जाएगा। बिल्कुल, दो ही लोग थे बड़े ना, मैंने दोनों को बता दिया। अब तीसरे कलराज मिश्रा को जोड़ दो आप तो अलग बात है, मैंने दो बड़े चेहरे सामने रख दिए। इसलिए ऐसे भी क्रेडिट मत लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मूर्तियों से ऊपर उठिए। एक पार्टी है उसने बहुत मूर्तियां लगवा दी, कितनी मूर्ति लगेंगी? बाकी मंदिर है देश प्रदेश भर में। मूर्ति जिनकी लगा रहे हो उनकी संतानें गरीबी में जीवन जिए तो मूर्ति से क्या लाभ? बीमा कराओ तो सबका कराओ, मेडिक्लेम मिले तो सबको मिले, रोटी मिले तो सबको मिले, सुरक्षा मिले तो सबको मिले। ऐसा जतन करो प्रभु। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, काम करो जतन करो ऐसा कि सबका साथ भी हो और विकास भी हो। जी हाँ, ये नारा तो दिया गया, लेकिन मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मण हो रहा है। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बना रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।